नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। और चंपारण सत्याग्रह कितना इम्पोर्टेंट है वो आप पीवाईक्यू देख सकते हैं बीपीएससी का। शायद बीपीएससी को भी ना याद हो कि चंपारण सत्याग्रह से उसने कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो बिहार का एक कोना चंपारण, जहाँ जमीन के ऊपर इंडिगो की फसल तो लहलहा रही थी, लेकिन जमीन के नीचे यदि कुछ दबा हुआ था तो वो था आपका किसान का दर्द, शोषण और डर। यूँ कहिए कि चंपारण में नील की खेती ने किसानों की जिंदगी छीन ली थी। यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई जिसने पूरे देश को सिखाया सत्य का साहस और अहिंसा की ताकत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी किताब आत्मकथा में लिखते हैं कि ये पहली आंदोलन थी भारत में जो लोगों को आत्मविश्वास भर दिया था कि अंग्रेज को किसी अहिंसक आंदोलन से भी घुटने पर लाया जा सकता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसे लीड कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो सारी घटनाओं को हम लोग बहुत ही माइन्यूटली देखेंगे कि क्या था चंपारण का नील विद्रोह। सबसे पहले तो ये कि ये विद्रोह किसके खिलाफ था। तो ये विद्रोह था यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट। ये नहीं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह थी, ये विद्रोह थी प्लांटर्स के खिलाफ। और ये प्लांटर्स कौन थे, कहाँ से आए थे। तो आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए 1860 के टाइम पर। 1860 के टाइम पे आपको पता है कि नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। तो वहाँ पे मूवमेंट क्यों हुआ था। तो वहाँ पे मूवमेंट भी इसी कारण हुआ था, यूरोपियन प्लांटर्स के जो डिसऑनेस्ट पॉलिसी थी और साथ में इनका जो एक्सप्लॉइटेशन का नेचर था वहाँ भी कर रहे थे, हाई इंटरेस्ट ले रहे थे और फोर्स्ड एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे कि आपको आपके उपजाऊ ज़मीन पे इंडिगो का कल्टीवेशन करना ही है। वहाँ के विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनको खदेड़ दिया गया बंगाल से। और वो जो बंगाल से भागे यूरोपियन प्लांटर्स वो बिहार में आके रुक गए। तो बिहार में तो यूरोपियन प्लांटर्स आए और लोगों को इंडिगो का कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल लगा, तो लोग प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन करना शुरू कर दिए। इसमें क्या दिक्कत थी, क्या कारण हो गया कि जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, एकाएक यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ आ गए। तो इसके एक नहीं अनेक कारण हैं, क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स के मन में ही खोट था। तो चंपारण सत्याग्रह को समझने से पहले हमें वहाँ की कृषि व्यवस्था, जो कल्टीवेशन सिस्टम था, उसे समझना पड़ेगा। तो चंपारण में जो इंडिगो का कल्टीवेशन सिस्टम था वो दो टाइप के थे। पहला एक जेरैत था और दूसरा असमी वार था। जेरैत सिस्टम में जो कल्टीवेशन किया जाता था वो सारा कुछ मैनेज किया जाता था डायरेक्ट प्लांटर्स के द्वारा, यहाँ तक कि उनकी ज़मीन भी अपनी होती थी। और जो काम करने वाले लोग थे, लेबर्स थे, बस वो लेबर्स बिहार के थे और बाकी जितने सारे मैनेजमेंट था वो सारा प्लांटर्स का था। वहीं दूसरा सिस्टम था असमी वार। इसमें क्या होता था कि रियोट्स या कह सकते हैं जो फार्मर्स थे उनके ऊपर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि आप इतने लैंड में इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो काफ़ी लुक्रेटिव होता था। लुक्रेटिव इसलिए होता था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ वो लोग लोन देते थे कि आपको हो सकता है प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे पैसे ले लीजिए। और पैसे की ज़रूरत क्या होता था कि कैश की क्रंच तो होती ही थी, तो सबको लगता था कि इंस्टेंटली पैसा मिल रहा है तो चलो कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। और इसी असामीवार सिस्टम में आपका था तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम में क्या होता था कि जो बीघा होता है, हमारे लोकल बिहार में बीघा 20 कट्ठा को कहा जाता है। तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना होता था और ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता था। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया था कि किसी किसान के हो सकता था कि उसके पिताजी ने कॉन्ट्रैक्ट करा हो और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चलता आ रहा है। वो उन्होंने इंटरेस्ट भी ले लिया था, पैसे भी ले लिया था, लेकिन जो उसका लोन है वो अभी तक चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चल रहा है। मतलब परपेचुअल पॉवर्टी की ओर भेजा जा रहा है किसान को। तो ये तीन कठिया सिस्टम सिर्फ किसानों का सिरदर्द ही नहीं, एक जीवन का संघर्ष ही बन गया। और इस तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ आंदोलन हुए। आंदोलन शुरू हुआ था साथी फैक्ट्री में शेख गुलाब के नेतृत्व में। तो तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ ऑलरेडी आंदोलन मूवमेंट हो रहे थे। तो चंपारण सत्याग्रह का बहुत लोग का कॉपी में ये लिखा रहता है कि चंपारण सत्याग्रह का एकमात्र कारण तिनकठिया सिस्टम था। नहीं, ऐसा नहीं, तिनकठिया सिस्टम था ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है। और कारण में जैसे था हाई रेंट्स एंड इलीगल सेस।
तो ये जो इंडिगो का कल्टीवेशन अभी तक प्लांटर्स को बहुत हाई प्रॉफिट दे रहा था, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में जो आपका नेचुरल इंडिगो से जो कलर बनाया जाता था वो हाई डिमांड पे था। लेकिन आप 1860 के टाइम पे जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण कर दिया। वो केमिकल बेस्ड होता था और उसके प्राइस भी कम होते थे। और वो क्या किया कि मार्केट से पूरा जो आपका नेचुरल सिंथेटिक डाई बनता था उसे हटा दिया। अब जब डिमांड ही नहीं है इंडिगो का तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे प्लांटर्स। तो अब वो प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने नया तरीका, नए नए मेथड का निर्माण करना शुरू कर दिया। नए मेथड जैसे वो जो रेंट था वो बढ़ाना शुरू कर दिए, इलीगल सेसेस लगाने लगे। तो ये रेंट और इलीगल सेस क्या था इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्लांटर्स जो थे इनको चाहिए था कि हम कैसे भी इंडिगो को छोड़ के अपना जो बिजनेस है डाइवर्सिफाई करें। वो चाहते थे कि शुगर केन में पैसे लगाएं, तो उनको पैसे तो इधर से निकालना ही था, कंपनसेट तो करना ही था। तो ये क्या कि ये नया नया ऑफर देना शुरू कर दिए। वो कहते थे किसान से कि यदि आप अपना डेप्ट वसूल करना चाहते हैं इस साल के लिए, यदि इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप तवन करके एक टैक्स था, तवन पे करिए, उससे आपको हम रिलीज कर देंगे। और यदि आप पूरा पूरा रिलीज होना चाहते हैं तो आपको शराबेसी देना पड़ेगा। और शराबेसी क्या था, ये ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ था ना, उसे रिलीज करने के लिए पीजेंट्स को ऑफर दिया जाता था। और शराबेसी बहुत हाई इंटरेस्ट होता था, मतलब उतना किसान चुका ही ना पाए। और इन सब के अलावा जो एक्सेस सेस था उसको अबवाब कहा जाता था, अबवाब भी लगाया जाता था। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं आपको मेंस के आंसर लिखने लिखते टाइम पे आपकी कॉपी में झलकना चाहिए। ये सब आप कीवर्ड्स लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो स्पेसिफिक बन जाता है। तो ये सब जो रेंट्स और आपका टैक्सेस सेस जो थे, इसके वजह से जो वहाँ के पीजेंट्स थे उनको इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने पड़ रहे थे। वो लगातार डेब्ट में रह रहे थे। और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था वो भी अनफेयर होता था। बहुत ऐसी कंडीशन रख दी जाती थी जिससे निकलना एकदम से नामुमकिन हो जाता था किसानों के लिए। और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले थे ना, वो सभी एक ही चट्टे बट्टे रहते थे। मतलब जो इंग्लिश का गवर्नमेंट था वो साथ देती थी प्लांटर्स का ही। तो ये लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बायस्ड था। और किसके खिलाफ? किसान के खिलाफ। वो साथ किसके देते थे? वो सब साथ देते थे यूरोपियन प्लांटर्स का ही। और किसान चाहते नहीं थे कि इंडिगो का कल्टीवेशन करे, क्योंकि बाद में उनको पता चलने लगा कि उनकी और जो क्रॉप्स है उसका जो फर्टिलिटी या कह सकते हैं प्रोडक्शन घटने का कारण ये था कि इंडिगो के जो रूट्स होते थे वो बहुत लंबे होते थे और वो पेनिट्रेट करते थे सॉइल में। और पेनिट्रेट करने के कारण अगले बार जब किसी और दूसरे क्रॉप को वहाँ पे लगाया जाता था तो उसकी प्रोडक्शन कम होती थी। और उसके साथ साथ एक और बात था कि उस समय आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। इसके कारण जो इसेंशियल जो बचे कुचे कुछ जो आपके क्रॉप्स थे वो सबको डाइवर्ट कर दिया जाता था सेना के लिए, सोल्जर्स के लिए। तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहते थे, तो लगातार प्राइसेस भी रेज कर रहे थे। उसके साथ साथ लोगों के पास खाने का ना हो तो बिल्कुल जो समस्या थी ना वो भीषण रूप ले चुका था। और ये तब तक चलता रहा जब तक वहाँ के एक रेवत जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, मुरली भररवा गांव के एक रेवत थे, उन्होंने शपथ उठाया कि हम इसको जब तक मिटा नहीं देते तब तक बैठेंगे नहीं। और इस क्रम में उनको ज़रूरत थी किसी करिश्मेटिक लीडर की जो लोगों के ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट कर सके, आगे जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उसमें इंटीग्रेट कर सके या हमारी बातों को उठाया जा सके। एक वॉइस चाहते थे। और फिर राजकुमार शुक्ल को दिखे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। और मिले कहाँ? मिले 1916 में जो लखनऊ का पैक्ट था वहाँ पे महात्मा गांधी से मिले। और बिहार से डेलीगेट जो गई थी उसमें कौन कौन थे? एक ब्रज किशोर प्रसाद थे और एक राजकुमार शुक्ल थे। और ब्रज किशोर कौन? जो आप कह सकते हैं जेपी के ससुर थे। और वहाँ पे जाके वो ना सिर्फ चंपारण के किसानों की बात उठाए, वहाँ पे एक प्रपोजल भी पास हुआ और साथ में गांधी जी से एक पर्सनली भेंट हुआ और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण आइए और यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके दर्द को देखिए, उनके शोषण को देखिए। महात्मा गांधी को ऑलरेडी गोखले जी की तरफ से ये आदेश मिला हुआ था कि आप पहले चीज़ों को समझिए, बिना चीज़ों को समझे आप किसी भी मूवमेंट में का पार्ट ना बने। तो चाहते थे, भ्रमण करना ही चाहते थे कि हम देखें कि लोगों को कहाँ कहाँ क्या शोषण हो रहा है। तो इसी क्रम में वो महात्मा गांधी बिहार आने के लिए तैयार हो गए।
महात्मा गांधी कलकत्ता से स्टार्ट करते हैं और 10 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और मुजफ्फरपुर में ही वो मिलते हैं आचार्य कृपलानी से। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं और मोतिहारी पहुंचते ही वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर आता है कि गांधी जी आप जो फर्स्ट ट्रेन है उसे पकड़ के इस जगह को छोड़ दें। गांधी जी ने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और एक एकदम स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि अभी तक आप और भी नेशनलिस्ट को देखेंगे, वो चाहे तिलक साहब हो या एनी बेसेंट हो, ये सब जो ऑर्डर्स होते थे उनको तो मानते ही थे, भले बाद में वो लोग आंदोलन करे, लेकिन जो ऑर्डर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर दिया जाता था, उसका ओबे करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वहाँ के लोगों में इतनी उत्साह थी कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो खुद, अभी तक गांधी जी को रेबेल नहीं माना जाता, विद्रोही नहीं माना जाता था। अंग्रेज के किसी भी किताब में उनका विद्रोही रूप अभी नहीं आया था। तो लोग, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नहीं चाहता था कि ये बात का बतंगड़ हो और फिर वो अलाउ कर देते हैं महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो एक एक करके पीजेंट से, फार्मर से और जो प्लांटर्स थे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, करीब 8,000 लोगों का ग्रीवेंसेस जो है उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, सबके ग्रीवेंसेस। वहाँ के लोगों का उत्साह और आंदोलन को देखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने चंपारण एग्रियरियन कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी में महात्मा गांधी को भी मेंबरशिप मिली और महात्मा गांधी के पास ऑलरेडी 8,000 लोगों का रिकॉर्ड था। तो वो कमेटी मेंबर को कन्विंस करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा है और कमेटी रिकमेंड कर देती है चंपारण एग्रेरियन एक्ट का और मार्च 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट बन जाता है। तो ये एक मूवमेंट का आउटकम था। इसके साथ साथ जो चंपारण में जो इलीगल सेस आपका कलेक्ट किए गए थे, उसमें 25% इलीगल सेस को वापस लौटाना था। तो महात्मा गांधी बोले थे कि ये जो 25% है, आप नंबर पे मत जाइए, ये यूरोपियन प्लांटर्स के लिए बहुत बड़ा बेइज्जती की बात है और धीरे धीरे ये लोग इस जगह को छोड़ देंगे। और हुआ यही, धीरे धीरे सारे प्लांटर्स उस जगह को छोड़ दिए। तो चंपारण सत्याग्रह का आउटकम्स जो था वो सिर्फ चंपारण एग्रेरियन एक्ट ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक जो नेशनल मूवमेंट का जो स्टेज तैयार करना होता है ना, वो तैयार हुआ। यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीयन एरा। गांधीयन एरा बोले तो नन वायलेंट सत्याग्रह का यहाँ से गांधी जी ने टेस्ट कर लिया और उनको पता चल गया कि नन वायलेंस मीन्स के थ्रू भी हम लोग अंग्रेज को घुटने पे ला सकते हैं। ठीक है। और यहाँ साथ में, यहाँ से बहुत सारे जो मास लीडर्स थे, जैसे आपके ब्रजकिशोर प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, ये सब मास लीडर्स का इमर्जेंस हुआ। तीन गठिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। और जब ग्रीवेंसेज को रिकॉर्ड कर रहे थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से लोगों को भापा और उनको पता चला कि यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन यूरोपियन प्लांटर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लोगों के पास शिक्षा नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। यहाँ तुरंत से किसी लुभावन, किसी इंटरेस्ट में लोग बहकावे में आ जा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की नींव रखी और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में उन्होंने बरहरवा लखनसेन कॉलेज की स्थापना की मोतिहारी में। साथ ही साथ बहुत सारे बुनियादी स्कूल का ढांचा भी तैयार किया। मतलब ऐसा था ना कि महात्मा गांधी के एक अपील से वहाँ पे इतने सारे एनजीओ, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से इतने सारे एनजीओ आना शुरू कर दिए कि समझिए कि वहाँ के लोगों का बहुत भला हुआ। तो ये चंपारण सत्याग्रह का आउटकम्स था। अब कुछ कभी कभी क्रिटिकली इवेल्युएशन करने के लिए कहता है तो हमें लिमिटेशंस भी लिखने हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का यदि लिमिटेशंस लिखे तो सबसे फर्स्ट तो ये लिखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह था पूरे ऑल इंडिया में नहीं था, बिहार के एक कोने में था, चंपारण में था। तो जोग्राफिकल जो एरिया था वो बहुत छोटा था। और दूसरी लिखे तो ये कह सकते हैं कि जो सेस, इलीगल सेस वो कलेक्ट किया गया था, उसका 25% ही प्लांटर्स ने रिटर्न किया, 100% रिटर्न नहीं किए। और तीसरी ये लिख सकते हैं कि जो आपका आंदोलन था, ये आंदोलन तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ था, यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ था। और उनका क्या, जो ऑलरेडी जमींदारी सिस्टम से त्रस्त थे, उसके खिलाफ जो मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था उसे लाने की बात नहीं करी गई। और साथ में इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो पीजेंट क्लास का ही था, ऐसा नहीं था। मतलब इंटेलिजेंसिया भी थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, ये सब इंटेलिजेंसिया भी थे, लेकिन मास स्केल पे इसमें पार्टिसिपेशन नहीं देखी गई।
इसमें तरह तरह के बीपीएससी प्रश्न बनाकर पूछती है। बहुत बार सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है, तो सिग्निफिकेंस में हम लोग लिख सकते हैं कि एक नोवेल मेथड था रेजिस्टेंस का। नोवेल मेथड क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी आंदोलन आप देखें पीछे, तो उसमें कहीं न कहीं वायलेंस दिखेगा आपको, और ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट मीन्स से था। दूसरी बात ये है कि इस आंदोलन से बहुत सारे मास लीडर्स निकले। मास लीडर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले, उसके बाद जेबी कृपलानी निकले, ब्रजकिशोर प्रसाद निकले, और तीसरी बात यहाँ पे शुरू होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो मतलब आंदोलन के साथ साथ आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी लेकर चलना है। तो एसटीएस का जो स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल का था, ट्रूस के पीरियड में आगे भी आंदोलन में आप देखेंगे तो जो स्ट्रगल था उसके बाद में जो वैक्यूम पीरियड आता था, वहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में जुट जाते थे। और उसके बाद जो पीजेंट्स के काउज थे, मतलब पीजेंट्स के काउज को अभी नेशनलाइज नहीं किया गया था। ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर पे पीजेंट्स के काउज को इंटीग्रेट किया गया था मूवमेंट में। अब जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद जो पीजेंट्स के काउज थे वो बाहर आना शुरू हो गए थे। और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है गांधीयन एरा, क्योंकि गांधी जी का जो सत्याग्रह का टेस्टिंग जो लैंड बोला जाता है वो बिहार को ही बोला जाता है। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस के रूप में हम लोग बता सकते हैं। अब इसे हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो नेशनल मूवमेंट में एक वाटरशेड मोमेंट का काम करता है। वाटरशेड मोमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद गांधीयन एरा का शुरू होता है, और इसी लैंड पे, चंपारण के लैंड पे ही गांधी जी ने सत्याग्रह को टेस्ट किया और सत्याग्रह को अपना सबसे बड़ा वीपन बना लिया था आगे के जो मूवमेंट होने वाले थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो 1917 में आंदोलन शुरू हुआ वो आखिरी 1947 में समाप्त हुआ था। तो मतलब उन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह को है वो जोड़ दिया नेशनल मूवमेंट के साथ, और यही आंदोलन 1947 में कल्मिनेट हुआ और हमें आज़ादी मिली। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। हम उम्मीद करते हैं कि जो कंटेंट दिया है मैंने उसे आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे बीपीएससी मेंस के लिए। और भी वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।